नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आद्य इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के उपयोग का युग प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसे का तथा अंततः लोहे का प्रयोग किया। पाषाण उपकरणों का प्रयोग मुख्यतः या पूर्णतः बंद नहीं हुआ तथा लंबे समय तक मनुष्य ने तांबे तथा पत्थर के उपकरणों को साथ साथ प्रयोग में लिया। भारत के विभिन्न भागों में कई ऐसी संस्कृतियां प्रकाश में आई हैं जिनमें पत्थर तथा तांबे का उपयोग साथ साथ दिखाई देता है। इन्हें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां या चाल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। इस कालावधि या यह समयावधि अत्यंत विस्तृत है। ये प्राक हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा काल तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता के पूर्व दक्षिणी अफगानिस्तान के मुंडी गाक तथा देमोरासी, गुंडई, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, नाल, शाहदम्ब, सादात, किली गुल मोहम्मद, पेरियानो, गुंडई, कुल्ली, मेही, सिंध में कोट दीजी, आमरी, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में सराय खोला, जलालीपुर, राजस्थान में कालीबंगा तथा हरियाणा के बनावली आदि पुरा स्थलों के उत्खनन से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। बलूचिस्तान तथा सिंधु क्षेत्र में इन संस्कृति के लोग पांडु अर्थात बफ तथा लाल रंग के मृदभांड प्रयोग में लेते थे। लाल रंग के मृदभांडों का संबंध दक्षिणी क्षेत्र से माना गया है। पहली संस्कृति को झोप्स नाम दिया गया है तथा दूसरी अर्थात पांडुवर्णी संस्कृति का विभाजन क्वेटा, कुल्ली तथा आम्रीनाल संस्कृति के रूप में किया गया है। कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि लाल मृदभांड वाले क्षेत्र में पांडु भांड तथा पांडु भांड वाले क्षेत्रों में लाल रंग के मृदभांड भी मिले हैं। इन संस्कृतियों को प्राक सैंधव या प्राक हड़प्पा अथवा प्रारंभिक हड़प्पा भी कहा जाता है। प्राक सैंधव संस्कृति के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी करते थे। पाषाण फलकों की अधिकता थी। तांबे के उपकरणों में कुल्हाड़ियाँ, चाकू, चूड़ियाँ, मुद्रिकाएं, कंकण आदि मिले हैं। बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए मनके भी मिले हैं। विविध प्रकार के हाथ एवं चाक पर बने हुए मृदभांड मिले हैं। ये मुख्यतः लाल और पांडु अर्थात हल्के गुलाबी रंग के हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। इस संस्कृति के लोग कृषक और पशुचारी थे। वे गेहूँ, जौ, धान, मसूर, उड़द, मटर आदि की खेती किया करते थे तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि का पालन एवं चारण भी करते थे। उनके मकान मिट्टी तथा घास फूस से बने थे या बने हुए होते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग भी मिलता है। कुछ स्थलों कोट दीजी, कालीबंगा आदि में अनगढ़ पत्थरों के प्रयोग तथा किलेबंदी के साक्ष्य भी मिले हैं। कुल्ली, झोब आदि से प्राप्त नारी मूर्तियाँ माता देवी की पूजा का संकेत देती हैं। शवाधान में दाह कर्म एवं समाधिकरण दोनों ही विधियां अपनाई जाती थी। अस्थि कलशों में औजार, उपकरण, आभूषण आदि मिले हैं। इनमें से किसी प्रकार के लोकोत्तर जीवन में विश्वास की झलक मिलती है। सिंध, पंजाब, राजस्थान आदि की ग्रामीण संस्कृतियां अत्यंत विकसित थीं। कोट दीजी संस्कृति के संबंध में यह दिखाई देता है कि यहाँ सुनियोजित भवन, सुदृढ़ सुरक्षा दीवार
तथा नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। समृद्ध ग्रामीण आधार पर ही कालांतर में नगरीय सैंधव सभ्यता का विकास हुआ। कांस्य काल, हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता। 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक तक पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण लगभग 326 ईस्वी पूर्व भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, किंतु इस शती के तीसरे दशक में इस भ्रामक धारणा का निराकरण हुआ, जबकि दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखलादास बनर्जी ने हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित तथा मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध किया कि परस्पर 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिगट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। साहनी तथा बनर्जी के पश्चात सर जॉन मार्शल तथा माधव स्वरूप वत्स ने क्रमशः मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों में के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की संस्कृति कहा जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि चूंकि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी के बाहर बहुत बड़े क्षेत्र में था, अतः इसका नामकरण सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस सभ्यता के प्रकाश में आने से भारतीय इतिहास की प्राचीनता बढ़ गई और अब इस विश्वास के कारण कि भारत देश भी मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के साथ ही अपना एक स्वतंत्र सभ्यता का विकास कर रहा था, जो उसकी या उनके समकालीन होते हुए भी अनेक अर्थों में उनसे भी बढ़कर थी। सैंधव सभ्यता लगभग 250-2500 ईस्वी पूर्व के आसपास अपने पूर्ण विकास के अवस्था को प्रकट करती है। यह केवल सिंधु नदी घाटी तक सीमित नहीं थी, वरन पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सैंधव सभ्यता के कई पुरा स्थलों की खोज की गई। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुत्त कंगेंडोर, सोत्त काकोह तथा बालाकोट प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो तथा चहुंदड़ो के अतिरिक्त कोटदीजी, आमरी, झुर्री दो दड़ो के पुरास्थल हैं। इसी प्रकार पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सराय खोला, जलीलपुर के पुरास्थलों से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश प्रांतों से पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के बहुसंख्यक स्थलों को खोज निकाला है। पंजाब में रोपड़, कोटला, निगह, खान तथा संघोल, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी तथा मिताथल, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, देसलपुर तथा भोक्त्रा, रोजदी, सूरकोटड़ा, मालवण, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दैमाबाद, जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के दाहिने किनारे पर स्थित मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव और हुलास, सहारनपुर आदि से सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाल ही में चेन्नई के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के समुद्र वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट से 30 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में समुद्री जल
प्रदूषण के स्तर की जांच के दौरान समुद्र से में 40 मीटर नीचे दबे हुए एक विशाल नगर सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं। इस नगर तथा सिंधु सभ्यता के स्थलों में अद्भुत समानता है। इसके अवशेष 9 किलोमीटर के दायरे में फैले पाए गए। एक जलकुंड में उतरती हुई सीढ़ियाँ, जो 200 इंटू 50 मीटर आकार का आयताकार चबूतरा, मिट्टी की मोटी दीवारों से बना 183 मीटर लंबा अन्नागार आदि अवशेष सिंधु सभ्यता जैसे ही हैं। विशाल ढांचों से कुछ दूरी पर आयताकार ढांचे हैं जो मकानों के अवशेष प्रतीत होते हैं। इनमें नालियाँ तथा मिट्टी की सड़कें बनी हुई हैं। शिल्प आकृतियों में पत्थर के तराशे औजार, गहने तथा आकृतियाँ, टूटे फूटे मृदभांड, जवाहरात, हाथी दांत और मनुष्य के जबड़े तथा दंत पुरावशेष सम्मिलित हैं। यहाँ से प्राप्त लकड़ी के एक कुंदे का परीक्षण बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी लखनऊ तथा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया तथा इसकी तिथि क्रमशः ईस्वी पूर्व 5500 तथा 7500 निर्धारित की है। इस क्रांतिकारी खोज ने यह सिद्ध किया कि विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यता भारतीय भूभाग में ही फली फूली तथा सभ्यता के प्राचीनतम ज्ञात निशान 2000 वर्ष पीछे जा सकते हैं। यदि खंबात से प्राप्त पुरावशेषों की जांच गहनता से की जाए तो यह एक रोमांचक खोज बन सकती है। इस सभ्यता की उत्तरी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रहमान डेरी तथा दक्षिणी सीमा गुजरात प्रांत में स्थित भोगरार है। ये दोनों स्थल एक दूसरे से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस प्रकार इससे सबसे पूर्व में स्थित आलमगीरपुर मेरठ में से सबसे पश्चिम में स्थित सुत्तकंगेंडोर नामक पूरा स्थल की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। आज तक इस सभ्यता के लगभग 2500 से अधिक पूरा स्थल खोजे जा चुके हैं। ये बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिम पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गंगा यमुना के दोआब, जम्मू, गुजरात, उत्तरी अफगानिस्तान आदि में फैले हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र तथा मेसोपोटामिया की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के समान विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में केवल एक समानता ही नहीं वरन एक रूपता भी है। ये सभी नगरीय एवं कांस्ययुगीन सभ्यता का बोध कराते हैं। नगर योजना, मृदभांड कला और भार और माप की प्रणाली तथा अन्य अनेक बातों में अद्भुत समानता दृष्टिगोचर होती है।